Hello everyone, myself Mohammad Shakib. I did my BTech in Civil Engineering from IIT Patna and graduated in 2023. That is from 2019 to 2023. Then I appeared for the GATE examination 2023 and secured an All India rank 1299. And EAC prelims interview out. बीस मार्क्स से नहीं हुआ मेरा। मैंने फिर उसके बाद जो है 2024 के लिए प्रिपरेशन करी। तो मेरी जो जर्नी थी वो 1 जनवरी 2022 से चालू हुई और खत्म हुई 26 जून 2023। ये 18 मंथ का जो टाइम पीरियड था, इसमें मैंने काफी हार्डवर्क किया। लगभग 10 घंटे हर दिन मैं देता था। 18 महीने बस करता गया। ईद बकरीद आती गई और मेरा हार्डवर्क चलता गया। लेकिन फिर 2 महीना फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने दिया। 2 महीना इंटरव्यू के लिए दिया और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद टोटल जो हार्डवर्क हुआ वो हुआ 20 महीने का। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 6 सेमेस्टर कॉलेज में मेडिजी का प्रोग्राम लिया ऑनलाइन का, क्योंकि अब ऑनलाइन कोरोना वायरस की वजह से एक ये चीज फायदा हो कि ऑनलाइन चीजें चालू हो गई, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बचा। तो मैंने 20 महीना जब पढ़ा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं हुआ और गेट में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, क्योंकि मैंने समझ गया था कि जो मेन चीज है वो ईएसी है। अगर इसको कर लिया तो उसके बाद से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 20 महीना करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद काफी टाइम बर्बाद भी होता है कि इंटरव्यू का आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं, 1-2 महीना उसमें भी चला जाता है। फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर बहुत ज्यादा वो होता है। फिर ऐसा लगा कि ये चीज तो डुएबल है ही नहीं, क्योंकि कोई बोलता है कि 100% देना चाहिए, तो मैंने तो अपना 110% दिया और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 10 घंटे के अलावा मैं क्या ही कर सकता था इसमें। और फिर भाई मैंने सोचा कि अब तो होने से रहा, तो फिर क्या करता हूँ, 10-15 दिन के बाद जब रिजल्ट आया, उसके 10-15 दिन बाद थोड़ा सा करेज गैदर किया। फिर अगेन सोचा कि गेट का एग्जाम देता हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो डुएबल टास्क नहीं है और काफी टाइम बर्बाद होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके 4 महीने बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपको फाइनल बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो चीज जो है काफी वो होती है। और गेट का क्या है, गेट एकदम सिंपल एग्जाम है। जब देकर आएंगे उसके 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक आनी है या नहीं आनी है। उसमें रैंक प्रिडिक्टर भी होता है, तो आपको रैंक पता भी चल जाती है कि क्या आने वाली है। इसमें तो क्या होता है, प्रीलिम्स में ना मार्क्स पता चलते हैं, ना मेंस में मार्क्स पता चलते हैं, ना इंटरव्यू में मार्क्स पता चलते हैं। रिजल्ट आ गया फिर भी अभी मुझे अपना मार्क्स नहीं पता है, तो इसमें काफी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। तो मैंने फिर क्या किया, तो फिर 2 महीने का टाइम बचा 2024 के गेट के लिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया और मैंने कहा प्रीलिम्स इसका छोड़ देता हूँ। थोड़ा बहुत करता गया। फिर धीरे धीरे जब 1 महीना बाकी रहा, तो मैंने सोचा कि यार प्रीलिम्स का देख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो टॉपर था रोहित डोनगे, मेरा दोस्त ही था, उसका भी नहीं हुआ था 2023 में। तो मैंने उसका देखता था, मैं उसकी लास्ट सीन देखता था, वो हमेशा यही करता रहता था, प्रीलिम्स की ही बात किया करता था और उसका फोकस था प्रीलिम्स में, क्योंकि उसकी रैंक आ चुकी थी गेट में, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स देखता था। तो उसको देखते देखते मैंने भी प्रीलिम्स में शिफ्ट हुआ। तो फिर क्या हुआ, गेट जब 2024 हुआ तो उसमें मेरी रैंक जो थी वो 6 थी, 6 रैंक थी। तो ये 6 रैंक कैसे आई, 2 महीने में आई क्या? नहीं, वो 2 महीने में नहीं आई, वो आई ये 18 महीने का जो हार्डवर्क था, बस वो यही था। बस ये जो 18 मंथ का हार्डवर्क था वो ना गेट में रिफ्लेक्ट हो पाया और ना ही वो मेंस में या ईएसी में रिफ्लेक्ट हुआ। वो फिर 2 महीने का जब मैंने हार्डवर्क किया तो उससे ये आ गया। बस क्या था, रिवीजन करना था और कुछ नहीं करना था। बाकी सारी चीजें जो थी ये कंसोलिडेटेड 18 महीने का हार्डवर्क था, वही रिफ्लेक्ट हुआ। फिर ईएसी 2024 में मेरी रैंक जो थी वो 15 थी। वो भी, उसमें भी मैंने कुछ खास मेहनत नहीं करी, बस मैंने ये जो 18 महीने का हार्डवर्क था वो यही इसमें फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। और यहां तक आते आते मुझे लगता है मेरा 30 महीने का हार्डवर्क हो चुका था। और रैंक जो है ईएसी जो गेट इसमें जो है 2025 में जो मेरी रैंक आई है वो 1 आई है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहीं पर था क्यों, हमको लाना है 15 रैंक, हमको 1 नहीं चाहिए।
हमको अपना चाहिए डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। वो मुझे ये इस पे फिर मैंने एक्स्ट्रा जो 3-4 महीने का हार्डवर्क दिया है, तो मैंने इसलिए दिया है बस रेलवे के लिए, लेकिन वो देने की अब जरूरत है ही नहीं क्योंकि अब तो ऑलरेडी एडेड है, तो फिर क्यों ही अगेन अपीयर करें। तो 15 रैंक तक संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो लगभग मेरा जो हार्डवर्क गया है वो 30 महीने का गया हुआ है। 30 महीना 18 2 20, हाँ 30 महीने के आसपास गया हुआ है। ये तो चलो इसका नहीं है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, 15 रैंक तक की बात करेंगे। क्योंकि रैंक 1 है कि हम लोग सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन एम नहीं कर सकते कि मुझे रैंक 1 ही चाहिए। ठीक है, रैंक 20-30 एम कर सकते हैं कि रैंक 20-30 के बीच में आ जाए तो आई विल गेट माई प्रिफर्ड डिपार्टमेंट, और फिर मुझे इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा और मुझे फिर से बार बार एग्जाम नहीं देने हैं। ये सब मैं ऐसे करता रहूंगा। बाकी गेट के लिए मैं जब यहां तक पहुंच गया था, तो गेट के लिए फिर मैंने क्या किया कि गेट के लिए क्या होता है कि अब 1 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, तो एक सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने इसमें मेहनत करी तो मेरा सोम काफी स्ट्रांग है, आरसीसी काफी स्ट्रांग है, तो ये सब सब्जेक्ट जो है वो कम इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। तो 15 दिन में जब 15 दिन बाकी होते थे गेट के, तो फिर मैं सब्जेक्ट जो कवर करता था वो हो भी जाते थे। जैसे सोम मैंने वो कर लिया, सॉइल कर लिया कवर, फिर मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर कर लिया, उसके बाद मैंने मैथ कवर कर ली। और कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ एप्टीट्यूड तो चलो हो गया, और फ्लूइड मैकेनिक, हाँ ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और सर्वे, हाँ सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड हाइड्रोलॉजी हो गया और ये फ्लूइड हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये 60-70 नंबर दे देते हैं, और 60-70 नंबर दे देते हैं, 60-70 नंबर। तो ये जो है 15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाते थे मेरे। 1-2 सब्जेक्ट और भी ऐड कर दें तो 15 सब्जेक्ट हो जाते, 15 डेज में कंप्लीट हो जाते थे। तो 15 दिन की चीजें जो है आपके दिमाग में रहती हैं कि 15 दिन तक, बाकी तो हम लोग भूलने लगते हैं, 1 महीने बाद तो पूरा गायब होने लगता है, लेकिन ऐसा है कि 15 दिनों में चीजें रहती है दिमाग में। अब मेरा जो सोम जैसे मेरा स्ट्रांग है, तो मैं उसको 15 दिन के बाहर रखता था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, जब रिवीजन करना होता था 15 दिन। ये जो है एकदम एग्जाम के नियर में कि सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया, तो मुझे ये नहीं कि कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा, तो मैंने तुरंत इसको क्या किया कि अब 1-2 दिन पहले ही सॉल्व किया हुआ या 4-5 दिन पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो एग्जाम में स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाती थी, और ये भी नहीं सोचना पड़ता ये फॉर्मूला क्या वो फॉर्मूला क्या। सिमिलरली मैथ, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, तो ये 15 दिनों में कवर भी हो जाते थे। अब सोम है, आरसीसी है, इनके वेटेज कम है, तो क्या है, और मेरा स्ट्रांग भी है क्योंकि मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व रहती है इसमें, तो मुझे आता भी है, तो मैं इसको बाहर रखता था 15 दिनों के बाहर कि ज्यादा दिन तक रिटेन भी रहेगा। जैसे PL³/48 EI है, डिफ्लेक्शन, तो ये सब आता है मुझे, नहीं आता तो ड्राइव भी कर लूंगा। आरसीसी हो गया, उसके बाद और कौन से सब्जेक्ट है, टीपीएम है, 1-2 नंबर का आता है, प्लस इसके बाद है वो जो अपना बीएमसी है। तो वो सब चीजें जो है मैं 15 दिनों को बाहर रखता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 1 महीने में ये पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है मैं सब कुछ भूलना चालू कर दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी गेट में रैंक 6 लाने के लिए, जो मेरी आ गई। और ईएसी जब मेंस का जब मैं सॉल्व करता था ईएसी 2024 के लिए, देखो 23 में क्या हुआ कि मेरी सारी चीजें क्लासेस खत्म हो गई। मेंस की भी क्लासेस मैंने ऑनलाइन ले ली थी कॉलेज में, तो मैं करता गया सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे क्लासेस चलती हैं तो 2-2.5 महीना तो मेंस की क्लासेस ही चलती रहती हैं, तो हम आए पूरा दिन हम क्लासेस में ही रहते हैं, क्वेश्चन लगाते रहते हैं। तो उसमें जैसे अब सोम की क्लासेस चल रही हैं, तो मेंस के लिए तो कितना दिन लगता है, 7 दिन या 10 दिन के आसपास लग जाता है। अब जब मैं रिपीटेशन मोड में आ गया, तो अब मैं तो क्लास करूंगा नहीं, तो लेकिन मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मेंस में आए हुए थे, जो क्लासेस में कराए गए थे मेंस में। तो वो 7 दिन का कट शॉर्ट होकर मेरा 2 दिन में ही सारे क्वेश्चन लग जाते थे, तो मेरा 5 दिन का गेन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 5 दिन जब मैं रिवीजन कर रहा था ईएसी मेंस के लिए, तो मेरा 5 दिन बचा। तो फिर मैं क्या करता था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के क्वेश्चन लगा लिए, और सिविल सर्विसेज मेंस के क्वेश्चन लगा लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन लगा लिए, और ईएसी मेंस के तो लगाने ही लगाने हैं, तो जब इतने सारे लगा लिए तो क्या होता है, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, कैलकुलेटर पे स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है, और
गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लोग कहते हैं कि टफ क्वेश्चन लगाओ, टफ क्वेश्चन लगाओ, उससे क्या होता है, दिमाग डेवलप होता है। ईएससी में टफ क्वेश्चन नहीं आते, ईएससी में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ये वाले एकदम इजी क्वेश्चन। और यकीन मानिए बिना प्रैक्टिस के ये भी गलत हो जाता है, ये गलत ही होगा, मेरा खुद का गलत होता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। ये क्वेश्चन जो है ये तो जब ये सब क्वेश्चन लगाएंगे तो रिपीटेशन मोड में आपको आदत हो जाएगी। ये भी सब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं और इजी आते हैं एग्जाम में। बस ये होता है कभी 50 डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग कर देते हैं 30 कर दिया, 40 कर दिया गलती से। जब जब कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे तब गलत हो जाएगा। सिंपल सी सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन है, 15 ये है 150 75 की जगह पे 85 लिख दूंगा या कुछ भी लिख दूंगा। अगर मैंने कोई भी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर की करी तो वो गलत हो जाएगी मेंस में, ये तो होना ही होना है क्योंकि इतना वो होता है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चन जो है वो विदाउट कैलकुलेटर में सॉल्व करता था। मैं ये सोचता था कि एग्जाम में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा एक एक क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर चाहे जितने भी लेंदी हैं। अब देखते देखते क्या हुआ, जब कॉलेज में मैं 1 जनवरी 2022 से जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी तो क्या हुआ, जब कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ तो मेरे दोस्त लोग थे, कह रहे थे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, कहते मेरा बैठ जाओ तुम दे देना पेपर। तो देखा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड जो है बहुत तेज हो गई, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करता था। तो जैसे कि ये है 232 स्क्वायर और माइनस 115 स्क्वायर, अब इसके ऊपर कोई वो है कुछ है, तो क्या है कि ये कैलकुलेशन काफी लंबी है। लेकिन क्या होता था फिर धीरे धीरे इसको बाइफरकेट करना चालू कर दिया कि अच्छा ये है, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो एक एक चीजें जो है कैलकुलेशन देखते देखते 18 महीने 18 नहीं 14 महीने में काफी तेज हो गई। तो ये चीज है कैलकुलेशन, मतलब प्रीलिम्स की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए कैलकुलेटर को असाइड कर दीजिए, और कितनी भी टफ कैलकुलेशन है ये सोचिए कि अब एग्जाम में है और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो, और मुझे उसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो उसमें अपना एफर्ट दीजिए कि जितनी भी मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, 1 मिनट 10 मिनट लग रहा है, उसको देना ही देना है, ये चीज है। तो विदाउट कैलकुलेटर आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है। बाकी जो आइडियल टाइम है मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्लियर होगा वो है 24 महीने हैं। देखिए इसका तो छोड़ दीजिए, इसका हटा दीजिए, बाकी इसमें जो टाइम लगा है मुझे लगता है कि 24 महीने लगेंगे ही लगेंगे, उतना टाइम लगता है। क्योंकि फिर आपको सॉल्व भी तो करना है, और फिर हमारे जैसे लड़के भी होते हैं, जैसे आप नए हैं तो आपको लगेगा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए अगर हार्डवर्क है। तो अगर मेरा यहाँ पे 20 नंबर से नहीं चूका होता और थोड़ा सा लक साथ देता तो हो सकता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकला। एक चीज होती है उसको बोलते हैं सूडो सिलेक्शन, जिसका शिकार मैं हुआ हूं 2023 में। आपने दिया एक आधा सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया बाय चांस और जस्ट कट ऑफ से, फिर ने आपने मान लीजिए आपको स्टील समझ में नहीं आ रही है, आपने फिर से और मेंस का दिया और बाकी सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, स्टील का नहीं पढ़ा और 60-70 नंबर का आता है स्टील, और आपका मेंस भी क्लियर हो गया बाय चांस जस्ट कट ऑफ से। तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी देखता है, कहता है कि किसी बच्चे के 180 नंबर तो आ ही सकते हैं 200 में से, मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो उसको क्या करता है कि बेटा तुम भी जाओ और इंटरव्यू देकर आओ, और घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू देने जा रहा है। उसमें भी उसने 2 महीने लगाए, 2 महीने वेस्ट किए कि मैं तो इंटरव्यू मॉक दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, और आते हैं इंटरव्यू में 125 नंबर 200 में से, काफी अच्छे नंबर है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जब प्रीलिम्स में ही 251 नंबर आए हैं 500 में से, तो वो यहीं पर आउट हो गया है, लेकिन उसको यूपीएससी ने बताया नहीं कि तुम आउट हो गए हो। फिर उसके भी आ गए 380 नंबर आ गए या 375 नंबर आ गए 600 में से मेंस में, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर आगे सारे नंबर अच्छे हैं, बस इसमें इंटरव्यू में इसमें जो है 280 290 की जगह पे 251 लेकर आया, और इसमें 375 400 की जगह पे 375 लेकर आया। तो ये जो है क्या हो रहा है कि नंबर तो ठीक ठाक है, डिसेंट है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि एक आधा सब्जेक्ट जो है छोड़ के गया है। ईएसी में अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा है तो यकीन मानिए आप रिपीटेशन मोड में जाएंगे ही जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना, अगर छोड़ने का इतना ही मन है तो करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, बस
उसके अलावा जो है कोई सब्जेक्ट इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंत में क्या होगा कि हमारे जैसे लोग मिलेंगे और ऐसे लोग मिलेंगे जो कि 24 वाले रैंकर होंगे, 23 वाले रैंकर होंगे और रिपीटेशन मोड में होंगे। किसी को बीआरओ मिला होगा, किसी को ये मिला होगा, वो मिला होगा, किसी की गेट में रैंक आई होगी, एसी में रैंक नहीं आई होगी, और फिर से वही लोग बैठते हैं और फिर से वो उन्हीं की रैंक आ जाएगी। हमारा एक दो सब्जेक्ट छूटा हुआ है। अब किसी का बीएमसी छूटा हुआ है, किसी का कोई भी सब्जेक्ट छूटा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि उसको लग तो रहा है कि मेरा हो जाएगा, यूपीएससी भी कह रहा है कि हाँ बेटा हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो रिवील कभी हुए ही नहीं। फिर अंत में क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीजें तो हमको अवॉइड करना है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ें। सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है 14 महीने में, वो पहले ही बहुत चीजें काट 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 कर पढ़ाई जाती हैं। वही चीज पढ़ाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। उसके अलावा एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाती। फिर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए 2026 में आ गया कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है, तो वो 2027 में यहाँ पे पढ़ाने लगते हैं, बस वही। लेकिन कुछ चीज यहाँ पे छोड़ते नहीं है और एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ाते नहीं है। और उनमें से भी अगर आपने कुछ काटना पीटना चालू कर दिया तो आपका एग्जाम में कट जाएगा। मैंने लगभग 8 6 7 बार तो रिवीजन किया ही किया है पूरा सब मिलाकर। तो इंस्टाग्राम मैंने ये जो 18 महीने थे उसमें मैंने चलाई नहीं। इंस्टाग्राम जो है 18 महीने के लिए मैंने चलाई नहीं, उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और रील्स आती हैं, तो उसमें भी आपका टाइम बहुत ज्यादा है। अगर रील्स आपको देखनी है तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए और जब आप मेरी तरह ट्रेनिंग करने लगे, जैसे मैं अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो क्लासेस होती हैं, तो मैं बैठकर रील्स ही चलाता रहता हूँ पीछे बैठकर, ठीक है। तो अभी जो है वो जो है इसको अवॉइड करना है, कभी नहीं करना है। ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया पे रहना ही नहीं है। ये प्रिपरेशन जर्नी जो है बहुत खतरनाक चीज है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांगती है। आपको हमेशा जो है 10 घंटे पढ़ना है, रूम में रहना है, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? मेरा भी मन है, मैं भी क्रिकेट खेलूं, मैं भी बैडमिंटन खेलूं। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए आपको जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना आप इसमें फंसे रहेंगे 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, और फिर यही अगर हो भी गया सिलेक्शन तो फिर कहेंगे अरे बीआरओ मिला है यार, मुझे ये स्किल डेवलपमेंट सर्विस मिली है, अब मुझे चाहिए रेलवे चाहिए, मुझे सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, तो उसी फेज में आप लगे रहेंगे। अच्छा, 24 में मेरी जब रैंक आई 15, तो उसके बाद जो है मैं भी बहुत थक गया था और फिर से नहीं सोचा कि यार अब फिर से दोबारा दूंगा। तो राम तीरथ सर का फोन आया, कह रहे हैं कितनी रैंक है, तो मैंने कहा 15 है, तो कह रहे सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, तो मैंने कहा नहीं मिलेगा क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी था ही नहीं। तो फिर बोले कि रेलवे के लिए तैयारी करो, तो मैंने कहा कि अगर मेरा मॉर्थ में हो जाता तो भी आप यही बोलते, तो कहा कि हाँ तभी मैं यही बोलता कि रेलवे के लिए तैयारी करो। तो यार फिर से दोबारा से रटना पढ़ना बहुत ही वो होता है, लेकिन फिर भी मैंने 3 महीने का मेडिकल लीव लगाई। तब मैं गेट की जो रैंक थी मेरी 6, उसके थ्रू मेरे को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिला था, तो मैं वहां काम करता था। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई कि जो एसी 2025 का जो मेंस था और प्रीलिम्स का जो ड्यूरेशन था वो 2 ही महीने का था, तो मैं ज्यादा पढ़ने के अब लायक बचा नहीं था कि अब मैं फिर से वही 4 महीना फिर से पढ़ूं। 2 ही महीना में ज्यादा पढ़ सकता था। तो 3 महीना मैंने किया, 1 महीना मैंने प्रीलिम्स के लिए लगाया, 2 महीना मैंने मेंस के लिए लगाया, और लगभग 24 घंटे मैंने लगाए हैं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 14 अक्टूबर को था, और 12 अक्टूबर को मेरे भाई की शादी थी, और 10 अक्टूबर को मेरे कजिन भाई की शादी थी, और और 15 अक्टूबर को मेरे यहाँ फंक्शन था। 3 चीजें थी, और 2 अक्टूबर को मेरा पता चला कि मेरा 14 अक्टूबर को इंटरव्यू। लगभग कुछ टाइम ही नहीं था और मैं वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो इंटरव्यू का ये है यार कि इंटरव्यू ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करा पाता है। अगर आप खराब हैं तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे, 100 मार्क्स। अगर आप अच्छे हैं तो 120 130 नंबर के आसपास मिलेंगे, 140 भी हो सकता है। तो इंटरव्यू का ज्यादा लोड लेना नहीं कि इंटरव्यू में क्या होता है। और बच्चों के आ जाते हैं 120 130 नंबर आ जाते हैं, 125 नंबर मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो इसी के, या तो 115 आ गए। तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होता है इसमें। डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो होता है प्रीलिम्स में और उससे ज्यादा क्रिएट होता है मेंस में। अगर आपका प्रीलिम्स खराब गया है तो फिर यकीन मानिए आप फिर से सूडो सिलेक्शन की रेस में चले गए। आप करते रहेंगे और जो प्रीलिम्स का जो वो है वो आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। तो इस बार जो मेरे प्रीलिम्स में जो मार्क्स हैं वो लगभग 350 नंबर है।
शायद ये अब तक के हाईएस्ट होंगे, लेकिन पता नहीं कैसे आ गए, क्योंकि पढ़ा मैंने एक ही महीने का था। फिर से अगेन कैसे आ गए, तो वो है 18 महीने का जो कंसोलिडेटेड हार्डवर्क था वही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि और सब्जेक्ट्स मैंने सारे पढ़े हुए थे, बस रिवीजन किया है, और वो दिन मेरा काफी अच्छा गया होगा जो मेरे 130 नंबर 350 नंबर आ गए। तो यहाँ पे मैं एक अच्छे टॉपर से 50 नंबर की लीड लेकर रखा था। और मेंस मेरा इतना अच्छा नहीं गया, 350 मार्क्स आ रहे होंगे मेंस में भी, तो जो 50 नंबर की लीड लेकर रखा था उसकी वजह से मैं इसको समझ सकता हूँ 400 नंबर। तो मेरा मेंस भी अच्छा चला गया, मेरा प्रीलिम्स भी अच्छा चला गया, इंटरव्यू भी एक बहुत ही एवरेज गया था, 24 घंटे पढ़ा होऊंगा मैं, तो इंटरव्यू में भी मेरा ठीक ठाक गया होगा। तो इसलिए मेरी रैंक 1 आ गई है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, हमको रैंक 15 चाहिए, क्योंकि हम फिर से क्यों ही पढ़ें दोबारा। शॉर्ट नोट्स, जब मैं IIT JEE की तैयारी करता था तो मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओ, तो फिर उन्हीं से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लेकिन मेंस के प्रीलिम्स में इतनी शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ता ही पूरा हूँ, पूरी नोटबुक पढ़ने की मुझे आदत है। लेकिन कुछ इंपेरिकल मेंस में जब होता है, तो मेंस में क्या होता है, बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं, और उस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या है, छठे क्लास का बच्चा भी वो क्वेश्चन बना लेगा और बीटेक किया हुआ बच्चा भी वो क्वेश्चन बना लेगा। तो बीटेक किया वाला क्वेश्चन, बीटेक का जो बच्चा है उसको क्वेश्चन बना लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसको इंपेरिकल फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो ऐसे इंपेरिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह का। अब L इज इक्वल टू, ये तो चलो बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 12K 1 - म्यू का होल स्क्वायर, ये तो चलो इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये हो गया। ES हो गया, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन में, H² 4log10 L/B प्लस 0.316। तो ये सब जो है इंपेरिकल फॉर्मूले, ऐसे करके लगभग 50-60 इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं, और वो अगर एग्जाम में आ गए और ऐसे आ गए तो 20 नंबर के हो जाते हैं। तो 20 नंबर तो बहुत हो गए। तो उसके लिए मैंने हमेशा से अपने की मेंस की कॉपी में एक जगह लिखा रहता था कि यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, तो लास्ट के एक दिन में मैं उसको देख लूँ, याद कर लूँ, रट लूँ। ऐसे ही आपको उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है मैं उस नोटबुक में लिखे रहता था, कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं उसको देख लूंगा, एक बार ऐसे लिख लूंगा, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसको बना लूँ, और कुछ नहीं। तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है या देखनी है तो रोहित डोनगे की इंस्टाग्राम ID है, वहां से आप ले सकते हैं, उसके एकदम से प्रॉपर बने हुए हैं। मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है भूल भी जाए। एक होता है कि जैसे अगर आपकी रैंक EAC में भी आ गई और गेट में भी आ गई, तो क्या होता है कि आपको जैसे EAC का इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, ठीक है, अब जो है 10 महीने बाद जो है आपका जॉब का वो आएगा, ज्वाइनिंग आएगी। तो 10 महीने तक आप क्या करेंगे? तो 10 महीने तक अगर आपकी गेट में भी रैंक आ रखी है, तो इससे क्या होगा कि आप जॉब में चले जाएंगे, तो 10 महीना आप जो है जॉब के मजे लेंगे, वरना आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ये है कि गेट का भी एग्जाम जब कर ही रहे हैं तो गेट का भी देख लीजिए और EAC का भी देख लीजिए। EAC क्या है, थोड़ा बहुत वास्ट एग्जाम है, तो ये क्या होता है, सारी चीजों को अपने अंदर संभाल लेता है, गेट को भी संभाल लेता है, और स्टेट के जो PCS AE के एग्जाम होते हैं वो भी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि, और एक बात और है, जो जो PSU का एग्जाम है लोग भूल जाते हैं, और स्टेट PCS का एग्जाम है, तो स्टेट PCS के एग्जाम जो है वो काफी इससे बेटर हैं। तो हमेशा जो है इसको हमेशा फोकस करना है। गेट क्या है कि पूरे इंडिया में देते हैं, तो इसका हाइप थोड़ा ज्यादा बना हुआ है, लेकिन स्टेट PCS के एग्जाम जो है वो काफी बेटर होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें सारे एग्जाम देते रहने हैं। मैंने नहीं दिया था, लेकिन सारे एग्जाम, क्या पता कि किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाए हमारा, ठीक है। तो ये है कि किसी में वैकेंसी आ गई, जैसे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसने काफी सारी 500 वैकेंसी निकाली, तो अब किसी की रैंक 15-20 हजार भी गेट में है तो उसका हो जाता है। उस अगर कोई ओडिशा पब्लिक सर्विस, ओडिशा से बिलोंग करता है तो उसका हो जाता है। हमको सारे एग्जाम के लिए अप्लाई करना है और उसमें बैठना है, ये चीजें हैं। 3 चीजों को आप हमेशा प्रायोरिटी में रखिए, मैं भी अपने भाई को भी बोलता हूँ। एक तो ये है कि सोना अच्छे से 7-8 घंटा सोइए, अलार्म मत लगाइए, जितना आपको सोने को आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आप लीजिए। प्लस ये है कि आप अच्छे से खाइए पीजिए, और जैसे अंडा है या फिर केला, दूध है, जो भी मिल रहा है उसको अच्छे से खाइए, उसमें पैसे की कंजूसी मत करिए, और अच्छे से 10 घंटे की पढ़ाई करिए। क्लास में अगर 6-7 घंटे हो रहा है तो फिर 4 घंटे 5 घंटे और पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ईएसी क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है, 6-7 महीने में ये होने से रहा, 8-10-15-20 महीने लग ही जाते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो आराम से करते रहिए, 10-15 घंटे करते रहिए। कई लोगों का ये होता है कि अब जैसे आईटी जेई है तो उसमें क्या होता है, ब्रेन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। जैसे कि मैं ही हूँ, तो मेरे जो है 115 नंबर थे आईटी जेई में, 126 में से मैथ में क्वेश्चन बनते ही नहीं है आईटी जेई में। इतना इतना इसमें क्या होता है किसी के पास ज़्यादा दिमाग है तो वो जो है वो जीत जाता है, और वो लेस हार्ड वर्किंग है तो वो जीत जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये उल्टा गेम है। जैसे किसी की रैंक 2024 में 16 रैंक आई आई है, 2 बच्चों की, और एक की आई है 20 रैंक, और उन दोनों का हुआ ही नहीं। इस बार आई है 94 रैंक या फिर 81 रैंक, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जनरल कैटेगरी से हैं, और मिल रहा है तो बीआरओ मिल रहा है, और वो ऑलरेडी एमईएस में है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इस बार वो लेंगे नहीं इस सर्विस को। तो क्या है कि उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने मजदूरी छोड़ दी। ईएसी में क्या है, मजदूरी ज्यादा है कि आपने अगर रिपीटेशन मोड में वही चीज जो आपको पसंद नहीं, अगर वो चीज आपने फिर से रिपीट कर दी तो आपकी फिर से रैंक 16-20 आ जाएगी। अगर वो आप नहीं रिपीट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे दिमाग का इतना खेल है नहीं, तो फिर से आपकी आ जाएगी 94-81। किसी और की एक 51 आई थी तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है उसने रिपीट नहीं करी है। तो इसमें क्या है कि रिपीटेशन काफी जरूरी है। आप कर रहे हैं वही चीजें हैं, इजी चीजें हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एवरेज भी हैं तो भी, और आप मोर हार्ड वर्किंग है तो यू विल गेट इनटू दिस सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज। बाकी कई सारे मेरे पटना में भी हैं, आईटी पटना में, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वही है कि वो हार्ड वर्किंग इतने नहीं है तो नहीं हो पा रहा है। इसमें इतना खेल दिमाग का नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, कि आपको 2-3 मिनट में ही बहुत तगड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। 20 मिनट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस गलती नहीं होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों का बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स काफ़ी वीक होते हैं, या काफ़ी 9, 10, 11, 12 में कभी मेहनत नहीं की होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन है बीम वाला, यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, अगर ये सब आप निकाल ले रहे हैं तो आप अगर और हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। 1-2 बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, लगभग आपको 8 से 9 बार, 6-7 बार तो रिवीजन करना ही करना है। जीएस में है यार कि जीएस जो है देखा जाए तो 9 सब्जेक्ट्स बोलते हैं, 9 या 10 सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकल सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो, और उसकी जब नोट्सबुक को उठाएंगे तो पता चलेगा कि वो एक्चुअली 2 से 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं, जैसे इथिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। उसमें ज्यादा है नहीं, बस जीएस जीएस बोलकर 10 सब्जेक्ट्स बोलकर लोगों में थोड़ा सा डर बैठा रहता है। लेकिन अगर उसको कंपाइल करेंगे तो पता चलेगा 2 नोटबुक में पूरा जीएस कंप्लीट हो गया, 2 से 3 नोटबुक में। वही आरसीसी देखेंगे तो 2 से 3 नोटबुक में उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो जीएस में इतना कुछ है नहीं बस। और जीएस बोलते हैं बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर मैं देखूं मेडिजी को, तो मेडिजी क्या हो चुका है, अभी एब्सोल्यूट हो चुका है, और कोई इंस्टीट्यूट बचा ही नहीं है जहाँ पे लोग बच्चे जा रहे हैं। तो जैसे कि और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं। तो जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और जितने यहाँ पर बच्चे हैं बस उन्हीं में कंपटीशन है। तो जैसे कि जीएस में अगर मान लीजिए 10 में से 2 टॉपिक्स कवर्ड किए गए हैं, ठीक है, पूरा तो कवर नहीं करेंगे ये लोग भी, तो अगर आप उतना पढ़ के जा रहे हैं तो कंपटीशन भी इन्हीं लोगों में से है। तो उनमें जो है जितना यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब वो फुलफिल्ड है, वो एकदम एक्यूरेट है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और कहीं दूसरा सोर्स भी छूने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है, और उतना ही आपको कवर करना है। और अगर हम लोग उतना कवर कर लेते हैं, 9 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स को छोड़कर, तो हम हमारे टारगेट होना चाहिए 100 नंबर आने चाहिए 200 में से, इतना आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो टेक्निकल में जब हम लोग 18 महीने पढ़ते हैं या 14-15 महीने पढ़ते हैं, तब हमारे नंबर आते हैं 180 नंबर आते हैं 300 में से। वही अगर जीएस की बात की जाए तो 2 सब्जेक्ट्स अगर 2 महीने हम लोग पढ़ लेते हैं तो 100 नंबर भी आ सकते हैं। तो इसका ये देखा जाए तो जीएस की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ 14 महीने पढ़े तब जाकर 180 नंबर आएंगे, और अगर 2 ही महीने पढ़े तो 100 नंबर आ जाएंगे। तो ये चीज जो है काफी देखने वाली है कि हमको 2 महीना पढ़ने ही पढ़ने जीएस के लिए। अगर हमने कोई सब्जेक्ट छोड़ा है तो फिर वो नंबर नहीं आएंगे इसमें। देखिए मैंने तो 1 जनवरी से लिया था,
तो मैं रिवीजन के लिए मुझे टाइम मिलता गया। और आप लोग क्या है कि जैसे कोई कॉलेज खत्म करके आया तो बीच में आया, अगस्त में आया या फिर आया जुलाई में, जून में, तो उसको रिवीजन करने के थोड़े कम टाइम मिलते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए कोई छुट्टी है, क्रिसमस है, तो फिर और अगर एक दो दिन की और छुट्टी है तो क्या होता था कि 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन टाइम कम मिलता है। अब जैसे मैंने दिए हैं 14 महीने, आपने दिए हैं 6 महीने या 8 महीने, तो कैसे हो जाएगा? इसलिए थोड़ा सा टाइम। अच्छा, 1 जनवरी। अच्छा, अभी ज्वाइन किए हैं आप? हाँ, 2027 के लिए आप अपीयर्ड हो रहा। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी आपके पास टाइम है। रिवीजन करते रहिए, बीच बीच में छुट्टियां मिलती हैं आपको, सैटरडे ऑफ हो गया, संडे ऑफ हो गया, कभी कोई टीचर नहीं आया तो 2 दिन 3 दिन में आपका हो जाएगा। कभी बीच बीच में आपको छुट्टियां मिलती रहेंगी, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं या सैटरडे संडे हैं, तो उसमें आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। लेकिन जो करंट सब्जेक्ट है उस पे आप ज्यादा फोकस करिए, ऐसा ना हो कि रिवीजन करने के चक्कर में जो करंट सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ दें। ये चीजें हैं। दूसरी में एक कुछ लोग ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, बाद में ये अपलोड होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। ऑफलाइन क्या है, ज्यादा बेटर है, और ऑनलाइन भी अच्छा ही है। ऑनलाइन में क्या है कि ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि वहां पर आप क्या है कि आप अपने मनचाहे पर हैं कि मतलब मुझे देखना है नहीं देखना है। यहाँ पर क्या है कि आप फोर्स हो चुके हैं कि 4 घंटे आपको बैठने ही बैठने हैं, बाकी सारे लोग भी हैं 4 घंटे बैठे हुए हैं तो आप भी बैठ जाएंगे। ऑनलाइन में क्या है कि आप नहीं बैठ रहे हैं, गए पॉज कर दिया, बाथरूम चले गए, तो क्या होता है कि जो ऑनलाइन में अगर 4 घंटे का लेक्चर है, 4 आवर्स लेक्चर है, मैंने भी देखा है, जैसे मेरे कुछ लाइव क्लासेस छूट गई हैं, तो जो 4 घंटे का लेक्चर है वही देखने के लिए मुझे 6 घंटे लग जाते थे, पता नहीं कैसे। क्योंकि बीच में पॉज कर दिया, अटेंशन कम हो गया, तो फिर लगता है यार बैक कर दूं मैं, फिर से उसको दोबारा देखने लगा। तो ये क्या है, ये ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन के। तो लेकिन मैं हमेशा प्रिफर करता था कि मैं लाइव क्लासेस देखूं, कि 4 घंटे की क्लासेस जो है वो 4 घंटे में खत्म हो जाए। अगर रिकॉर्डेड देखने पर आ गया तो वही 4 घंटे जो है 6 पर आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या होता है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका हो नहीं पाता। तो ऑफलाइन बेटर है इस इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे कम डेडिकेशन चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, डेडिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वहाँ, और वहां पर आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को कि कौन वो ज्यादा पढ़ रहा है कौन कम पढ़ रहा है, तो फिर आपको सिर्फ अपने आप से ही कंपैरिजन करना पड़ता है। तो मैं जो है 10-10 घंटे पढ़ के, जो मैं बोला ना मैंने अपना 100% दिया है, तो मैं ये सोचता था कि मैं अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने किया है। तो ऑनलाइन में रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं ये, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। और अगर रिकॉर्डेड लेंगे तो फिर उससे जितना डिफरेंस ऑनलाइन में लाइव क्लासेस में और यहाँ पर है ऑफलाइन क्लासेस में, उतना ही डिफरेंस रिकॉर्डेड क्लासेस में और लाइव क्लासेस में है। क्योंकि रिकॉर्डेड में फिर आप हैं कि आप क्या करते हैं, बच्चों के पास टाइम कम है तो 2x की स्पीड पे भगा देते हैं टीचर को, तो वो ऐसा जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। लेकिन क्या करते हैं, अब जो ये है 2x की 3x की 1.5x पे टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में जल्दी जल्दी यहाँ से गैप भी होता रहता है, जितनी जल्दी फीड होता है उतनी जल्दी गैप होता रहता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी अब देखिए जाए तो मेरा क्या है कि मैं दिल्ली में सरवाइव नहीं कर पाया। मैं 2 महीने के लिए इंटरव्यू के लिए आया था, फिर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2023 में, तो फिर मैं घर चला गया। पहले तो मैंने लाइव सीरीज ली थी 2023 में मेंस की, लेकिन फिर उसके बाद जब 24 में देखा तो मैं थोड़ा और जानकार हो गया, तो फिर पता चला टेलीग्राम पे एक ऐसा ग्रुप है अच्छा सा, 8-9 हजार लोग हैं उस पर, तो वहां से फिर मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ले लेता था। उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करता था टेस्ट सीरीज मेंस के क्वेश्चंस, एसी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं खुद से सॉल्व करता, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेता था, घर पे ही प्रिंटर रखे हुए था, उसे प्रिंट करता था, QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो इसको सॉल्व करता था। और जब मैं 3 घंटे के बाद ये क्वेश्चन मेरा हो जाता था तो मैं खुद से ही देखता था, चेक करता था अपनी कॉपी कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर मेरा ये 331.38 आंसर आ रहा है और यही मैच कर रहा है तो मैंने अपने आप को 20/20 दे दिया। अगर थ्योरी है तो लगा कि हाँ कुछ रिलेवेंट लिखा हुआ है तो 10-15 दे दिया अपने हिसाब से, जो भी है। तो ऐसे ही मैं खुद से कॉपी चेक करता था अपनी, तो क्योंकि घर पे था तो मैं ऐसा ही काम करता था ये प्रिपरेशन के लिए।
कि मेंस के क्वेश्चन जो है खुद से ही डाउनलोड करता था, खुद से ही टाइमर लगाता था और खुद से आंसर चेक करके दे देता था। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जैसे आपने दिया तो मेरे जैसे लोग को इन्होंने हायर किया हुआ है कंटेंट डेवलपर के तौर पे, तो वही आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो मैंने अपनी कॉपी खुद से चेक कर ली। देखिए डिस्ट्रैक्शन मैं भी अवॉइड नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए तो मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद किया हुआ था 18 महीने के लिए। अगर हो सकता है मुझे भी 2-4 मैसेज आ जाते तो मैं भी चला जाता। तो क्या है ना कि डिस्ट्रैक्शन को वेलकम ही मत करिए। मतलब अब आप टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे कांटेक्ट करेगा वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको जानते हैं, तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट नहीं है। बाकी जो अननोन लोग हैं, एनोनिमस लोग हैं, वही आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करिए बस। अवेलेबल ही न रहिए, देखिए ही मत। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, फिर 18 महीने अपना नहीं देखा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद से जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से मैं काफी ज्यादा रील्स देखने लगा हूँ या फिर मैसेज का रिप्लाई करने लगा हूँ, ये सब चीजें हो गई। लेकिन इन ड्यूरेशन में आप इस पर अवेलेबल ही ना रहें तो बेटर है, क्योंकि कोई ना कोई अगर आपका आ गया, हमारा वीक ही पॉइंट है, कोई ना कोई अगर मैसेज वैसेज आ गया या कहीं से आ गया तो फिर वो आपका काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर देता है, डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कंपाइल कैसे करता था मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैं 2022 में 1 जनवरी में मेडिजी का कोर्स लिया तो मैं क्या करता था, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला, उनका सिविल सर्विसेज में 103 रैंक थी, तो वो बोलते थे जब वो प्रीलिम्स की तैयारी करते थे तो साइमल्टेनियसली मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। तो मैं वही करता था, जैसे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब मैं मेंस में अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो अल्टीमेटली मुझे दिमाग में है कि मैं मेंस का एग्जाम तो लिखूंगा ही लिखूंगा। तो अभी जैसे आपके पास 2027 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही राइट ट्रैक पे हैं, आपके पास टाइम स्पेन ज्यादा है। तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब जैसे सोम है, सोम में क्या हुआ, गेट में तो बहुत कम क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद पीवाईक्यू है, ईएसी पीवाईक्यू है और प्रीलिम्स के तो वो हो गए। फिर उसके बाद जो जब मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो जब मेंस में क्या होता है कि एक आपका वन फुल डे लगा आपका रिवीजन करने में, उसके बाद जो है ये जो हो गया वो 2 दिन में हो गया। अब मेंस के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो 3 दिन में मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैं टाइम जो है काफी ज्यादा देता था क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो जब आप 3 दिन मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, वो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वही मल्टीपल कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो अच्छा फिर जब एग्जाम आता है ना, जैसे गेट का एग्जाम आया, तो मैंने ये बोला ना कि ये तो मैं 15 दिन में तभी कंप्लीट कर पाऊंगा ना जब मेरे को कंपाइल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में है, मैं फटाफट देखता रहूंगा सॉइल में ये है ये है ये है, और फिर मैं उसके पीवाई को फटाफट लगा दूंगा, ऐसा सीन है। तो क्या है कि मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे कि आरसीसी है, आरसीसी में तो गेट के क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन जब आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो एक्स यू इज इक्वल टू बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 0.36 एफसी के बी यू, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है आपको हमेशा याद रहती है, ये सब सारी चीजें। और भी जो लंबे लंबे 0.5 फार्मूला जो है इतनी बार आ जाता है मेंस में कि आप भूल ही नहीं सकते उसको, तो वो सारी चीजें हैं। मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब आप समझ लीजिए पूरी बुक ही सॉल्व, जितना भी आपको चीजें पढ़ाया गया है वो चीज आप सबने रिटेन कर ली। फिर क्या होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा 1 महीने बाद भूल गया, तो फिर वही चीज जो हो जाएगी, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो फिर ऐसा होगा कि आपने 3 महीने बाद भूलेंगे उस सब्जेक्ट को। अगर आपने मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो चीजें जो है काफी टाइम तक रिटेन रहती हैं वो सारी चीजें, ठीक है, ऐसा है। तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीजें जो है 3 महीना 4 महीने तक रिटेन रहेगी, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो वो 1 महीने बाद आप भूल जाओगे, वैसा है। तो रैंक जैसे गेट में भी आई है, तो गेट में जब उन्हीं बच्चों की रैंक आती है जो ईएसी की तैयारी किया करते हैं, उनके गेट में रैंक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। जैसे मैंने 2023 में मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो अब जैसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए गेट 2024 में, तो वो मैंने इजीली सॉल्व कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंस का किया हुआ था, ऐसा होता है। गेट के लिए अगर आप पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि आपको गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि जो एसी की तैयारी कर रहा है वो गेट के लिए भी तो अपियर होगा,
और वो ऑलरेडी मेंस के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होगा, तो उसकी सॉल्विंग स्किल जो होगी काफी बेटर होगी आपसे, ऐसा है। बाकी आप लोग पूछिए सब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने कहा, अब मेंस का है, मेंस के 2 महीने थे प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, अब मेरा सोम बहुत ही स्ट्रांग है, तो मैं सोम को सबसे पहले पढ़ूंगा और इसमें मैं 7 दिन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है ईएसी मेंस के पीवाईक्यू, आईएफएस के पीवाईक्यू और सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू, तो मैंने काफी ज्यादा पढ़ लिए। तो 7 दिन मेरा इसमें चला गया, बर्बाद हो गया। अब देखा जाए सॉइल मेरा स्ट्रांग है, क्योंकि गेट के लिए भी पढ़ा मैंने, ईएसी के लिए पढ़ा, मेंस के लिए 2023 के लिए, तो फिर सॉइल भी मेरा काफी स्ट्रांग हो गया। और ये सब आते भी ज्यादा है, तो 7 दिन इसमें मेरे लग गए। ठीक है, तो 7 7 14 दिन हो गए। और एक दो सब्जेक्ट बताओ, आरसीसी हो गया मान लो, तो आरसीसी में भी मैंने 7 दिन दे दिए, 7 8 दिन में। एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि मैं एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक मैं उसको पूरा कंप्लीट ना कर लूं, उसके साथ मैं दूसरा सब्जेक्ट मर्ज नहीं करता हूँ। अब सीपीएम हो गया, ठीक है, सीपीएम में मैंने मान लो 3 दिन दे दिए, तो कितने हो गए, 7 7 14, 14 10 24, और एक आधे सब्जेक्ट और ले लिए जो मुझे लग रहा है कि मेरा उसमें स्ट्रांग है, उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। तो अब 7 दिन, 1 महीना मैंने कंप्लीट कर लिया, अब बचा 1 महीना, तो अब 1 महीने में वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो 1 महीने की चीजें तो मैं रिटेन करके रखूंगा ना, बाकी तो ये तो मैं 2 महीने तक रिटेन कर सकता हूँ। लेकिन जो और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसमें लगता है, जैसे इन्वायरमेंटल है, वो थोड़ा सा लगता है मैं भूल जाता हूँ जल्दी, तो उसके लिए मैं लास्ट के एंड में पढ़ना उसको प्रिफर करूंगा, ताकि वो 7 8 दिन में मेरे को रिटेन रहे, तो एग्जाम में मेरी स्पीड जो है, मेंस में जो है वो स्पीड मेरी तेज रहे, ऐसा है। बाकी आपका भी अगर जैसे कोई सब्जेक्ट है, सोमो में क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, उतनी सारी चीजें याद नहीं करनी होती। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में रहते ही रहते हैं। अभी मान लो कोई मुझसे पूछता है ये क्वेश्चन लगा दो, ये क्वेश्चन लगा दो, तो मैं उसको देखता हूँ, तो मुझे नोट्स रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा चीज है। देखो, कोई भी थ्योरी बुक नहीं पढ़नी है, ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। जितना आपको नोट्स में है बस वही सफिशिएंट है। ये थ्योरी बुक पढ़ ली या ये पढ़ लिया, वो अवॉइड करना है। मैंने कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि उसको पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा चीजें होती है। मेडिजी क्या है, 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर चल रहा है, तो सारी चीजों को कन्फाइंड करके आपको सर्व कर रहा है। ठीक है, जितना भी ले रहा है, 1 लाख रुपए मान लीजिए ले रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सारी चीजों को कन्फाइन करके आपको दे रहा है। अब आप फिर से उस समंदर में जाएंगे थ्योरी में, उसको देखेंगे, ये तो उस चीजों को अवॉइड करना है। थ्योरी बुक कभी भी रेफर नहीं करनी है, या फिर जो वो होती बुक्स होती है मोटी मोटी, उनको नहीं देखना है। जितना पढ़ाया गया है वही सफिशियंट है, और उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, ये चीज है। किसमें, ईएसी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, किसमें, प्रीलिम्स में, मेंस में? प्रीलिम्स में आते हैं तो थ्योरेटिकल से उसे वो तो इजी पड़ गए, क्योंकि उसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सॉल्व भी नहीं करने इतने अच्छे से, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। मेंस में क्या होता है, मेंस में मैंने ज्यादा न्यूमेरिकली क्वेश्चन में देखता हूँ, पहले उसको कर लेता हूँ, ताकि न्यूमेरिकल में क्या है कि अगर आपके कुछ नंबर आ रहे हैं, 176.82 आ रहा है, और यही फाइनल आंसर भी है, तो आपको 20 out of 20 दे दिया जाएगा, और आपकी राइटिंग इतनी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपके ये डिजिट आ रही है तो वो कैसे आई है, तो जाहिर सी बात है वो आपका मेथड भी नहीं देखेंगे। मेथड सही होगा तभी तो ये आई है डिजिट। तो इस सेंस में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा ही अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे मेरा एक सेक्शन था, 8 क्वेश्चंस होते हैं ना टोटल मेंस में, तो मैंने क्या किया कि एक सेक्शन था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और वो तीनों में मैंने 20 और 20 out of 20 दिया, क्योंकि वो तीनों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, तीनों मुझे लग रहे थे कि यार फाइनल आंसर तो मैच ही कर रहा है, तो फिर अब 60 में से 60 देना ही चाहिए। तो न्यूमेरिकल का एक ये एज होता है। बाकी थ्योरेटिकल में रटना ही पड़ता है, जैसे कुछ कुछ जो होते हैं वो रिपीटेटिव टाइप के होते हैं, जैसे बीएमसी में काफी रिपीटेटिव टाइप होता है। फिर सिमिलरली सोम में ये देखा जाए, जब आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, एक्सप्लेन मोलर ब्रेसलाव प्रिंसिपल, तो उसका वही है रटने वाला। इट स्टेट दैट आईएलडी फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो वो मैंने रटा हुआ है उसको, तो जैसे ही वो आता है वो मैं उसको चेप देता हूँ। तो ये है कि थ्योरेटिकल में जो है काफी रटता हूँ मैं, बीएमसी में भी, बीएमसी है जैसे, वो काफी रटता हूँ, तो अगर उसमें से कुछ आ गया तो वो सॉल्व कर लूँ। जैसे वो पूछते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, तो वो है कि रटता हूँ मैं।
रट के मैं छापता हूँ, बाकी मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद से आंसर बना दूं और फिर लिख दूं, उतना टाइम ही नहीं मिलता उसमें। किसमें? हाँ, कॉलेज में इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि स्कूल में जो है तुमने मैथ नहीं बनाई है। तो वो तो भाई ये है ना कि कुछ ना कुछ गलतियां करी हुई हैं, बचपन की गलतियां हैं तो वो भुगतनी पड़ती हैं थोड़ा सा। हाँ। तो हाँ, तो न्यूमेरिकल बनाओ, फिर देखो कैसे हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम उस पे इन्वेस्ट करो न्यूमेरिकल पे। हाँ। अच्छा। तो जो पुराने सब्जेक्ट हैं उसको आपको रिवीजन नहीं करना है, और जो अभी चल रहे हैं वो ही रिवीजन करने हैं। और प्लस आपने जैसे बोला कि 8 से 8:30 तक आपकी क्लासेस चलती, तो 12 घंटे का टाइम शेड्यूल तो वैसे ही हो गया। तो फिर 12 घंटे के बाद जो है अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी कोई गलती है नहीं। ठीक है। क्योंकि आप क्या ही कर सकते हैं, मैंने खुद बोला कि मैं 10-10 घंटे पढ़ता था, मैंने 12 घंटे नहीं बोले फिर। ठीक है, तो अब जितना हो सकता है ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना ही करिए, बाकी चीज जो है आप टाइम के साथ छोड़ दीजिए कि अब जो होगा देखा जाएगा। कहीं हो सकता है आपने देर में बैच लिया हो, ये भी सब है ना। तो वो आपने 6 महीने के लिए कोर्स लिया, मैंने लिया था 12 महीने के लिए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। लेकिन हमारा एक एम होना चाहिए कि हमको पूरे सब्जेक्ट जितने पढ़ाए जा रहे हैं वो वो करने के, अटेंड क्लासेस अटेंड करनी है। उसके बाद टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर आप 2.5 घंटे बच रहे हैं उसमें से आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो भी आप ठीक है, आपने दिया अपना टाइम दिया, उसमें कोई वो गलती नहीं है। हाँ। हाँ। नहीं, स्टेप मार्किंग होती है अगर बीच में आपका गलत हो गया ना, कहीं पर फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब जाकर स्टेप मार्किंग होगी कि अच्छा देखें कि कहाँ पर गलती कर दी है। वैसे तब यही है ना कि अगर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको 20 में से 10 या 6 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा है। लेकिन अगर फाइनल आंसर मैच कर रहा है तो 20 में से 20 दे दिया जाएगा, ये काफी ज्यादा बेनिफिट करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। हाँ हाँ, बहुत वास्ट है। नहीं, छोड़ने नहीं चाहिए यार, क्योंकि फिर वही जैसे आपने स्टील छोड़ दिया, स्टील सोचा कि आपने 2 नंबर का आता है मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर ऐसे ऐसे जब एक बार छोड़ने की आदत बन जाती है ना, तो फिर क्या करता है वो धीरे धीरे 1 2 3 सब्जेक्ट छोड़कर वो काफी सारे पाइल अप हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट अवॉइड करने चाहिए छोड़ना। हाँ, 1 2 टॉपिक छोड़ दो, स्टील के छोड़ दिया, 1 2 और लास्ट के टॉपिक छोड़ दिया, वो सब कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट एज अ होल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म। तो रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो फिर कितने महीने तक आपने पढ़ाई करी अभी? अच्छा, अभी अगस्त से ना, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस आप उतना ही नोट्स बुक में उतार लीजिए। 12 घंटे हो गए हैं तो ठीक है, अब उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। जब आपके पास कोई काम ना हो, क्लास नहीं हो, जब आपको क्लास जैसे मेरे 24 में मैं था तो मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी होती थी, मुझे कुछ नहीं अटेंड कर, तब आपको 10 घंटे करने में मौत आ जाएगी, क्योंकि तब जो है क्लास अटेंड नहीं करनी है, तब आपको खुद से बैठना है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। अभी क्या है, काम इजी है, टीचर बोल रहा है आपको बस लिखना है, तो वो काम इजी है। लेकिन जब आपके पास क्लास नहीं होगी, सारे कंटेंट आपके नोटबुक में उतरे हुए होंगे, फिर आपको अपने आप को फोर्स करके 10 घंटे बैठना होगा, तब मुश्किल हो जाएगा वो 10 घंटे कवर अप, वो चीज़ है। तो 25 में तो मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गया था, क्योंकि जो एनर्जी शुरुआत में होती है 18 महीने वो काफ़ी ज़्यादा थी। 25 में तो बिल्कुल भी एनर्जी थी ही नहीं करने की, बस वही है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करी और किस्मत साथ थी इसलिए रैंक बना गई, और कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। और फेब का फर्स्ट वीक का शेड्यूल का स्ट्रेटेजी देखो, जीएस जीएस नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर उसका भी है, क्या नाम है, फिर गेट भी एग्जाम उसके बाद, और लास्ट में आपने जीएस पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में आप यही पढ़ लीजिए, जीएस को थोड़ा पहले ही शेड्यूल कर लीजिए,
ये जो लास्ट का जो वो है उसमें ये रख दीजिए, ताकि गेट का भी हो जाए और सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी हो जाए। और उससे पहले आप जो है जीएस का जो पोर्शन है वो थोड़ा फरवरी से पहले ही शेड्यूल कर लीजिए, ठीक है, वो ऐसा रहे। और जीएस में भी कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से एक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही वास्ट लेवल पे यहाँ पे कवर होता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। दूसरा सब्जेक्ट है वो है क्वालिटी, क्वालिटी का सब्जेक्ट है, उसमें भी 2023 में तो एज इट इज 5-6 क्वेश्चन थे जो मैंने 1-2 मिनट में कर लिए होंगे, उसी सेम इसकी वर्कबुक से आ गए थे। तो क्वालिटी सब्जेक्ट्स हो गया, और एक हो गया ड्राइंग। इथिक्स तो छोटे ही होते हैं, इथिक्स तो हो ही जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है सीपीएम, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, वो सीपीएम ही है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैथ्स हो गया, मैथ्स अब जीएस ज्यादा है नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं। अब आईसीटी है, आईसीटी बहुत ही कम लेवल पे यहाँ पे कवर किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर भी हो उसका। लेकिन एग्जाम में अगर आप यहाँ पे पढ़ के गए हैं तो आपको एक सेंस ऑफ बिलीव होता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया हुआ है। तो जब आप वो उस बिलीव के साथ जाएंगे तो आपका तुक्का मारने की स्किल भी बढ़ जाती है कि अच्छा मैंने तो किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा देखा हुआ है, तो हम कर देते। अगर नहीं किया, जैसे 2 सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं, तो एग्जाम के दिन भी आपको यही रियलाइज होगा यार मैंने 2 सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं, 2 सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं, और अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो वो चीज जो है फिर वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है, आपकी स्पीड धीरे हो जाती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि मैंने 2 सब्जेक्ट तो छोड़े हुए हैं, ये है। हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जो पढ़े गए हैं उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। नए सब्जेक्ट्स में अभी आप पढ़ेंगे फिर उसको फिर से रिवाइज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वही 6 महीने में हुआ है। एक दोस्त था मेरा, वो 7-8 महीने में करके उसके 103-4 रैंक आ गई, और वो एनटीपीसी में चला गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 7-8 महीने में भी गेट क्लियर हो जाता है, कुछ रैंक आ जाती है, तो आपको अच्छा पीएसयू भी मिल जाता है। एसी प्रीलिम्स के लिए तो फिर पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट आपने छोड़े फिर आपको वही है कि सूडो सिलेक्शन का शिकार हो गए, तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। पीवाई देखिए, नोट्स जो है मैं पूरा, मेरे शॉर्ट नोट्स तो बने नहीं थे, तो फिर मैं पूरा नोट्स पढ़ता था। जैसे मेरा हाईवे है, तो हाईवे में नोट्स पढ़ने के लिए और जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं उसको करने के लिए एक दिन पूरा जाता था। उसके बाद उसका पीवाईक्यू, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू और गेट का पीवाईक्यू लगाने में एक दिन गया, फिर मेंस के पीवाईक्यू लगाने के लिए 2 दिन गए। तो ऐसा करते तो मैंने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने में एक दिन लगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 दिन। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो वो है टाइम ड्यूरेशन, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए थ्योरी से। नहीं, नोट्स को मत खोलो। एक बार तुमने पूरा पढ़ लिया है तो फिर देखो भी तो कि तुम रिटेन कर पाते हो कि नहीं, वरना एक बार ऐसा होगा कि आपने देखा कि अरे इसका क्या था, फिर आपने नोट्स में देख लिया, फिर ऐसे कर लिया, तो ये आदत बन जाएगी। ये नहीं करना चाहिए। पूरा या पूरा नोट्स पढ़ लो एक दिन में, उसके बाद से फिर उसके बाद नोट्स नहीं खोलने कि अच्छा एक क्वेश्चन में फिर दिक्कत हुई, फिर से पलट लिया, फिर से पलट लिया, तो ये अवॉइड करिए। और दूसरा ये था कि मैं जब, जैसे हाईवे है तो उसमें 1 से लेकर 60 क्वेश्चन है या 72 क्वेश्चन है, तो मैं शुरुआत से ही, अब मैंने कॉपी ले ली, उसमें ए है, बी है, सी है, इसमें फोर्थ है तो डी है, ऐसे करते करते 72 तक पूरा मैं सॉल्व करता था। उसके बाद से मैं देखता था कि कितना परसेंट, कितने मार्क्स मेरे सही है, ये सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो ऐसे ऐसे मैं एक ही बार में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था, और उसके आंसर बाद में देखता था जब पूरे कर हो जाते थे। ऐसा है। हाँ हाँ। टेक्निकल नॉन टेक तो आप पहले ही पढ़ लो, और ये अगर आपने इस टाइम पे पढ़ा है तो क्या होगा, वो गेट के लिए भी सही हो जाएगा और ईएसी प्रीलिम्स के लिए भी सही हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, दोनों में ये आ जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। ये है, वैसे ये वाला हमेशा होता रहता है कि टाइम कम रहता है दोनों एग्जाम के बीच में।
हाँ हाँ। ये- नहीं नहीं, मेरा क्या है कि बोला ना मैंने, सिंपल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने गलत किया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि आप सोचेंगे अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं इजी वाला नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू में टफ वाला क्वेश्चन को ही टिक कर लूं और वही कर दूंगा। एग्जाम में तो इजी वाला आएगा ना, तो इजी वाला गलत करके आ जाएंगे और जो दो चार टफ आएंगे वो आप सही करके आ जाएंगे, तो आपके जो नंबर आएंगे वो 4 ही 5 आएंगे। तो वो सीन है, तो मैं तो हमेशा ये प्रायोरिटाइज करता हूँ कि क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ये चीज है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक दिन में आरसीसी के 500 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो एक दिन में प्रीलिम्स के क्या है कि अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में और प्रीलिम्स में 3 घंटे के लिए, तो 150 प्लस 150 प्लस 150 कितने हो गए, 9 घंटे ना। और ये 50 और रख लो, तो 10 घंटे में, अगर 10 दिन मैंने बैठा हुआ है, 10 घंटे में बोल रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ना है, तो 10 घंटे में 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं ना। तो 10 12 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो सॉल्व करने की स्पीड कम है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन सॉल्व कर ले रहे हैं ये बड़ी बात है, स्पीड से नहीं है। जैसे कि अब ये है स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब मैं कॉलेज में था 2023 में, तो मैं क्या किया, मैंने 9 बजे मान लो सुबह बैठा, तो जब 1 बजे खाना खाने गया तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैंने आज सिर्फ 2 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कह रहा क्या कर रहे थे तुम, तो एक ही क्वेश्चन साला 1 1 घंटा लग जा रहा है इसमें पढ़ने में, सॉल्व करने में। बाद में धीरे धीरे जब आपको लग जाता है, थोड़ा हैबिट बन जाती है, तो वही 1 घंटे से हो सकता है आधा घंटा, और एक गलती हो जाती तो ये 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे भी हो जाते थे इसको सॉल्व करने में। और ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं ये बड़ी बात है, कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं ये इरेलीवेंट है। धीरे धीरे पेस इंक्रीज होता रहता है, विद मोर एक्सपीरियंस, विद मोर टाइम यू इन्वेस्ट बाय सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। टेस्ट एनालिसिस में देखो क्या होता है कि एनालिसिस क्या है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। टेस्ट किया, देखा कि हाँ थोड़ी बहुत गलती है, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर लिया, देखा या टाइम नहीं है ये वो है, लेकिन क्या धीरे धीरे पता नहीं ऐसा एक अल्गोरिदम है कि जैसे एक बार मेरे आए 150 नंबर 300 में से, एक बार आए 160 नंबर 300 में से, फिर आए 70 नंबर 300 में से, ये 300 में से 70 मेरे लोवेस्ट थे, 70 नंबर 300 में से। लेकिन धीरे धीरे देखा जाएगा तो आप नंबर अपने आप बढ़ते रहते हैं, कुछ है ऐसा अल्गोरिदम जिससे आपको नंबर, तो टेस्ट सीरीज आपको देते रहनी है, और हर 3 दिन पे आपको टेस्ट सीरीज दोगे तो फिर लगभग 1 महीने में आप 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे 3 3 घंटे के। अब जैसे आपने 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया, ठीक है, तो क्या अब 10 घंटे का टारगेट है, 3 घंटा आप बैठ गए, तो 7 घंटा बाकी करना आसान है। ठीक है, तो ये टेस्ट का एक देने का ये फायदा है कि अगर आपने 3 घंटा दे दिया है तो 7 घंटा आप इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन एज अ होल 10 घंटे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मेरा अगर पढ़ने का मन नहीं है मेंस के टाइम पे, तो मैं टेस्ट सीरीज ही दे देता था 3 घंटे की, ऐसा था। तो क्या है कि 3 घंटे का कवर भी हो गया, मेरा टारगेट भी फुलफिल हो गया, वरना 3 घंटे में 3 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा है। इन्वायरमेंट मेरा, इन्वायरमेंट क्या है कि यार इतनी बार पढ़ा है फिर भी एक वो नहीं फीलिंग डेवलप हो पाती कि बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे सोम के लिए मैं बोल सकता हूँ, सॉइल के लिए बोल सकता हूँ, इन्वायरमेंट और एक 800 400 पेजेस के वो जो नोट्स हैं उसको रीड करने में, हाईवे का तो चलो एक दिन लग जाता है, नोट्स को ही रीड करने में कई बार 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, तो ये दिक्कत है उसके साथ। लेकिन वही है, मल्टीपल टाइम्स 6 से 7 बार मैंने पढ़ा है तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, जब ज्यादा नंबर्स ऑफ रिवीजन हो जाते हैं तो वो टैकल कर किया जा सकता है उसको। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कितनी बार आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। हम्म। फिर भी वही था यार, फिर से उतना ही पढ़ना है, 10 10 घंटे अगर पढ़ोगे तो भी जो है इन्वायरमेंट जो है 2 दिन में ही खत्म होगा। फिर से उसको आपको फिर क्वेश्चन लगाने हैं, तो गेट के पीवाईक्यू लगा लिया, ईएसी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू लगा लिए, और इसके मेंस के पीवाईक्यू में इसका क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं इसके। तो थ्योरेटिकल में
लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बस वही है कि जो नोट्स में है उसको रट लेता था, जितना रट लिया रिटेन हो पाया तो उसको एग्जाम में लिख दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो मैं, वही है कि 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शन, 4 क्वेश्चन पर सेक्शन, तो पहला वाला सॉल्व कर लिया, उसके बाद पांचवा वाला सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। बाकी लगा कि जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है और लग रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, उसको मैं सॉल्व कर लेता था। तो एक क्वेश्चन एक सेक्शन से ले लिया और 2 क्वेश्चन जो है दूसरे सेक्शन से ले लिया, और मेरा पेपर 1 हमेशा से स्ट्रांग रहा है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा होते थे, ये है, और उसमें नंबर भी ज्यादा ला सकते हैं। लेकिन पेपर 2 भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि पेपर 2 इजी होता है रिलेटिवली। बाकी पीवाईक्यू, क्योंकि मैं तो ड्रॉपर हूँ ना, तो मेरा हो गया है, 7-8 बार रिवीजन हो गया है, 8 बार सॉल्व किया है मैंने, पूरा सॉल्व किया है। देखो जैसे मैंने 1 जनवरी में लिया, तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो मैंने सॉल्व किया होगा, फिर जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पहली बार अपियर कर रहा हूँ, तब भी मैंने सॉल्व किया, तो 2 बार हो गया। उसके बाद जब मैं मेंस में आया हूँ तो फिर मैंने 2 बार सॉल्व किए, ठीक है, कितने हो गए, 4। फिर से मैं रिपीटर बना 2024 में, फिर से मैंने वो किया, तो 8 बार तो वैसे ही हो गए। तो वैसा है, 6-7 बार चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सॉल्व करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो 4 बार कर लिया तो गुड इनफ है। हाँ हाँ, नहीं नोट्स नहीं बनाता था, बस उसको देख लिया, अच्छा लग रहा है कि कहीं कुछ गलती कर दी है तो उसको देख लेता था। नोट्स कितने बनाओगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नोट्स बनाते बनाते, काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। बस देख लिया हाँ क्या क्या गलती है, क्या क्या नहीं गलती, वो सब चीज़ें। Yes, हाँ 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 हाँ। मेंस के बाद ज्वाइन, मेंस का जो बैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही कराए जाते हैं, तो वो चीज आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा करेंगे, आप भी क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या है कि थ्योरी पढ़ना जो है वो इजी होता है, बस आपको नोट्स देखने रहते हैं, तो उसमें काफी टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता रहता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा टाइम सॉल्व करना चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसीलिए तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल गए, और वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड भी हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्चुअल एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि यूपीएससी ने कंडक्ट कराया हुआ है। तो ये है, ठीक है। तो मेंस के बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इरेस्पेक्टिव आपका गेट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये सी प्रीलिम्स हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो, अब हमने तो टाइम इन्वेस्ट कर लिया है ना, 1 साल इन्वेस्ट कर लिया, तो अब हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, अब हमको चाहिए ही चाहिए, तो हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर टारगेट करूं। तो जब तक नहीं होता है तो जो जो चीजें कराई जा रही हैं उसे कर लेना चाहिए, और मेंस का तो पर्टिकुलरली बैच लेना ही चाहिए, ये है। अलग से कुछ नहीं देखना है, जितना यहाँ पे पढ़ाया गया वही सफिशियंट है, और इतने ही सारे बच्चों में वो होगा, रेस होगी। जो 1 लाख बच्चे हैं उनमें रेस नहीं होती है, वो 5-6 हज़ार या 10 हज़ार जो भी इनरोल्ड हैं, जो कि एक्चुअली में कोचिंग ले रखे हैं, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा। तो अभी ये देखना है कि अब 10 हज़ार लोगों ने जीएस पढ़ा हुआ है, आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने ज्यादा अच्छे से वहां सॉल्व कर दिया, तो आपका हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, तो यार ये होना चाहिए कि 300 के होने चाहिए आपके मार्क्स, जैसे मेरे 2023 में 250 मार्क्स थे, तो मैं पहले ही आउट हो गया मोस्ट प्रोबेबली। अगर मेरा अच्छा भी चला जाता मेंस और ये इंटरव्यू इंटरव्यू तो 125 थे, वो तो ठीक ही गए, तो भी मुझे बीआरओ मिलता, ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलता। तो इससे क्या है कि हमको हमेशा प्रीलिम्स में अच्छा टारगेट करना चाहिए, 300 के आसपास जो है वो लेकर आना चाहिए, 280 या 320 के आसपास। तो जैसे मेरे 350 नंबर आ गए इस बार, तो मैं काफी ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे था, हालांकि मेरा मेंस इतना अच्छा नहीं गया,
और इंटरव्यू भी मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन फिर भी जो प्रीलिम्स का जो एज था वही मेरे साथ चलता गया पूरे जर्नी में। तो प्रीलिम्स में हमेशा स्कोर करना है 300 के अराउंड। जैसे 2023 में मैंने नहीं किया, काफी लोगों ने किया हुआ था। हाँ, लेकिन 2024 में मेरे 210 ही नंबर थे प्रीलिम्स में, आउट ऑफ 500 210 नंबर थे। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि उसमें पेपर काफी टफ था, लेकिन इन जनरल अगर पेपर आ रहा है तो हमको टारगेट करना चाहिए 300 के आसपास का। 300 280 नंबर, 280 से अबव इज हाईली एक्सेप्टेबल। ऐसा है कि ऐसा ना हो कि फिर मुझे मेरा प्रीलिम्स बेकार गया तो मैं 450 का टारगेट रखूं मेंस में, जो कि आएगा नहीं। तो बस इस होप के साथ आप पढ़ते रहेंगे कि मेरे को 450 लाना है, 450। लेकिन वो भी देखा जाए तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि आपने मेंस के लिए ऑलरेडी इतने हार्डवर्क कर लिए, 450 का टारगेट लेकर चले, 400 आ गया, तो वो फिर गेट में और ईएसी में नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेनिफिशियल रहेगा। ये है। हम्म। मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम दिए हैं। एक ये गेट का एग्जाम दिया है और दूसरा दिया है ईएसी का, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बाकी एग्जाम का आइडिया भी नहीं था। लेकिन इनके लिए, इसके लिए थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन वही है कि ईएसी का आप करते जा रहे हैं तो हो सकता है इन सब का भी आप टैकल कर लें। लेकिन वो मुश्किल है कि फिर ये जब ये एग्जाम आ गया या दूसरे एग्जाम आ गए तो उसको, उसके लिए भी पढ़ना, उसके लिए फिर अलग से पढ़ना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसका आइडिया है नहीं मुझे। मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम दिए, ईएसी का और यूपीएससी का। एक और बात है, मैंने जब मेरे 350 नंबर आए तो इसका मतलब है कि मेरा जो प्रिपरेशन था वो काफ़ी सही था। और फिर मैंने ही एग्ज़ाम दिया है यूपीएई का, ऐसे दे दिया, मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा था, लेकिन मैंने सोचा यूपी का हूँ तो यूपी का एग्ज़ाम दे देता हूँ, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाइड हुआ। ये भी सोचने की बात है कि प्रीलिम्स कैसे नहीं हुआ। लेकिन यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी भेदभाव नहीं करता है, मतलब उसके अंदर क्या है कि डिपेंडेंसी बहुत है। अगर आप हार्ड वर्किंग है अच्छे से, तो ऐसा नहीं कि कोई सीट बिक जाएगी या कुछ हो जाएगा, उसमें ये सब चीजें हैं ही नहीं। इसीलिए आपके मार्क्स ही डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। शुरुआत से आखिरी तक एवरीथिंग विल बी कॉन्फिडेंशियल। तो एक चीज है ये यूपीएससी की, सिमिलरली आईआईटी जेई की है। नीट को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, लेकिन ये सब एग्जाम जो है ट्रस्ट वर्दी एग्जाम है, कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा है, ये चीज है। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं, आपको एग्जाम देने ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने मान लो ईएसी का एग्जाम का टारगेट रखा और ईएसी में नहीं हुआ तब, तो आपको जितने भी सारे एग्जाम हैं वो दे दीजिए, क्या पता किसी में हो जाए। ऐसे ऐसे ही राहुल कुमार सिंह था मेरे बैच में, तो उसकी भी प्रिपरेशन कुछ थी नहीं, लेकिन एक कोई कोई वैकेंसी है जिसमें दो लोग की थी वैकेंसी थी, और वो गया एग्जाम देने बैंगलोर में और उसका हो भी गया। तो अभी वहीं पर वो जॉब कर रहा है। तो कभी कभी लकीली आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एग्जाम तो देते रहना है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। भूल गए हैं, तो यार वही है कि रिवीजन करना है। बाकी मैं तो जो हाईली स्कोरिंग है उसी को ही रिकमेंड करता हूँ, तो फिर यही है, स्कोरिंग है ज़्यादा, ये चीज़ है। हाँ, उसके लिए तो सारी चीज़ें करनी है। तो आपका थोड़ा इनकम्प्लीट है मतलब। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, भूलते जा रहे हैं। तो उसमें बस यही है कि 10 से 12 घंटे आप पढ़िए डेडिकेटेडली, और फिर जितना हो सकता है उतना करके जाइए। एसी के लिए तो ऐसा भी नहीं कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इरिगेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आरसीसी भी, सारे सब्जेक्ट ही उसमें इंपॉर्टेंट है एसी में। तो जितना आपसे हो सकता है, बन सकता है, उतना आप करके जाइए। और जीएस को भी कुछ छोड़ के नहीं यार, जीएस को ज़्यादा फोकस कर लीजिए। जीएस पे क्या होता है कि 100 नंबर आ सकते हैं, तो ये चीज़ है।
मेरे इस बार जीएस में काफी ज्यादा आ गए हैं, वो लगता है 120 के आसपास जीएस में है और 240 के आसपास जो है वो टेक्निकल में है इस बार। मैंने क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं किया है, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी, सिर्फ मेडिजी के क्लास नोट्स किए हुए हैं, तो उससे ही 120 आए हैं। किस दिन अच्छा था 120, अगर दिन खराब होता तो 80 उसी के आसपास आ जाता, ऐसा है। सो जीएस जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सफिशियंट है, उसके अलावा उसका लोड नहीं लेना है कि ये नहीं बन रहे क्वेश्चन, अगर 10 में से 4 भी बन रहे हैं तो ठीक है, आपने कवर किया ना, आप अपने पार्ट से सारी चीजों को कवर करके जाइए, कि कुछ ऐसा ना रहे वाइट बच गया, ये बच गया, वो बच गया, आप कंप्लीट कर लीजिए, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सफिशियंट है भैया। ठीक, कुछ गेस किया, गेस ज्यादा करते रहिए, ये है कि मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। लास्ट ईयर 2024 में मैंने अटेम्प्ट कम किए थे तो मेरे 85 नंबर हैं जीएस में, तो वो उसकी वजह से मेरे कम हुए। तो जीएस में क्या है, अटेम्प्ट ज्यादा करिए तो चांसेस भी ज्यादा हैं, जब आप घर पे बैठकर वो करेंगे तो कहेंगे कि अच्छा अभी इतने गलत हुए, अभी इतने बाकी हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट ज्यादा करिए, ज्यादा करने से ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। अदर्स एग्जाम क्या, क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था ना, मैंने अब टेलीग्राम का भी मुझे बाद में ही पता चला कि ऐसा एक ग्रुप है, जब मैं मेंस डैफ फिलिंग का चल रहा था सेशन, जब मैं आया 26 जून के बाद जो है 2023 के, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा जब डैफ का फिलिंग होनी चालू हुई तब मुझे थोड़ा सा पता चला कि ये है वो है, ये एग्जाम है वो एग्जाम है, तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया लगने लगा। तो ऐसा तो क्या था कि कंपटीशन सिर्फ मैं ही कर रहा था अपने आप से, कि मुझे बस 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, क्लासेस कवर करनी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मुझे, बाकी सारी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं मीडीजी का वो लिया था 1 जनवरी 2022 को, जब मैंने इसका कोर्स लिया था, उससे पहले मेरे बैच का ही रवि था, तो आईटी पटना में, तो उसने मुझे बताया कि अच्छा एक ऐसी चीज़ होती है, मेडिजी होता है, ऑनलाइन चीज़ें उसने पहले से ले रखी हुई थी, एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि काफ़ी सही है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, 100 लोगों का सिलेक्शन होता था इसमें ईएसी में, तो मैंने उससे पूछा कि यार 23 आईआईटी हैं, अगर देखा जाए तो 5 बच्चे अगर हर आईआईटी से निकले तो 115 हो गए, तो चांस है कि हो जाए इसमें सिलेक्शन। तो कह रहा हाँ डुएबल चीज़ है, 100 में आना आ सकते हैं। तब मैंने फिर इसका कोर्स लिया, मुझे इतना आइडिया था नहीं, अगर मैं यहाँ पर रहता दिल्ली में तो मैं सारे एग्जाम को देता। फिर बाद में पता चला अच्छा पीएसयू भी होता, ये होता है वो होता है, एग्जाम होते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें पता चली। और ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी की टॉपर के टच में था, जैसे लोग होते हैं ना कई लोग, तो वो होता है, ऐसा नहीं था। 2 ही एग्जाम दिए मैंने, तो बस इंटरव्यू तक था, गेट का मैंने फोकस नहीं किया था, तो उसमें मेरी 1299 रैंक आ गई। और एसी में मैं चलता गया, मैं मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा, बट एंड में हुआ नहीं उसमें 30 नंबर से। फिर 24 में गेट में हो गया, और फिर उस गेट में जब हो गया तो फिर अदर एग्जाम देने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है, नहीं, करके तो मैं अच्छा गया था, लेकिन फिर पता नहीं उसमें कैसे नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि यूपीएससी काफ़ी रिलायबल है इन सब चीज़ों में, कि अगर आप हार्डवर्क करने के लिए हैं तो फिर सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है अभी, ऐसा है।